देखिए सर, लास्ट क्लास हमने पार्ट सी बुक स्टार्ट करी कंपनी अकाउंट्स के ऊपर। पार्ट सी बुक जिसका नाम है एनालिसिस ऑफ क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, जिसमें मैंने दो बात करी। फाइनेंशियल स्टेटमेंट दो तरह की है, फटाफट रिवाइज करिएगा। इनकम स्टेटमेंट एंड कौन सा, पोजीशन स्टेटमेंट। इनकम में बात करी एसपीएल, पोजीशन में बात हुई बैलेंस शीट। फॉर्मेट आपके सामने है, मेन मेन वर्ड्स लिखे जो आपके काम आएंगे, अदरवाइज फालतू नहीं लिखा मैंने, जबकि जबकि दो दो वर्ड्स और भी हैं। नंबर वन इक्विटी एंड लाइबिलिटीज, उसके नीचे नंबर वन शेयर होल्डर फंड्स। शेयर होल्डर फंड दो तरह का है, नंबर वन शेयर कैपिटल, नंबर बी रिजर्व एंड सरप्लस। अभी ज्यादा बात नहीं करेंगे, क्या है आज एक्सप्लेन भी करेंगे आपको। नंबर टू नॉन करंट लाइबिलिटी, जिसको आप नाम दे सकते हैं लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी। इसके अंदर दो बातें आई, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, जो बड़े लोन लिया आपने। नंबर थ्री करंट लाइबिलिटीज, प्लस वन से सुन रहे हैं वर्ड तो हम लोग करंट लाइबिलिटीज। तो मेन वर्ड शॉर्ट टर्म बोरिंग्स, एग्जांपल के लिए बैंक ओडी आज काम आएगा। ट्रेड पेबल्स, एग्जांपल के लिए क्रेडिटर प्लस बीपी। अदर करंट लाइबिलिटी, एग्जांपल के लिए आउटस्टैंडिंग प्लस एडवांस इनकम। और लास्ट वर्ड शॉर्ट टर्म प्रोविजन। दो वर्ड्स आपके काम आएंगे एज अ शॉर्ट टर्म प्रोविजन, मेनली तो एक ही आएगा, प्रोविजन फॉर टैक्स। एसेट्स में नंबर वन एनसीए शॉर्ट फॉर्म, नॉन करंट एसेट्स। नंबर वन उसके अंदर फिक्स एसेट, फिक्स एसेट का नया नाम आ गया पीपीई, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट। ये पता होना चाहिए, टीचर पूछ सकता है, ऑल्सो नोन एज। जी नहीं, पेपर में आपको पीपीई लिख के देगा, अगर ना लिखा हुआ फिक्स एसेट दिया हुआ तब भी आप समझिए मीनिंग क्या है, सेम है। दूसरा नाम जो फिक्स एसेट है पीपीई है, वो आगे दो तरह का है, टेंजिबल और कौन सा, इंटेंजिबल। बी पार्ट है इसी का ही एनसीआई, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स। दूसरा पार्ट है करंट एसेट्स को आप सीए बोलते हैं। उसके आगे कितने पार्ट्स हैं चेक करिए, छह पार्ट्स हैं। नंबर वन करंट इन्वेस्टमेंट, जिसको आप शॉर्टी इन्वेस्टमेंट, टेम्परेरी इन्वेस्टमेंट, मार्केटेबल सिक्योरिटी, ये नाम दे सकते हैं। बी इन्वेंट्री, स्टॉक, स्टॉक मैंने लिखा तीन तरह का है, रॉ मटेरियल, WIP, FG फिनिश गुड्स। हाँ लूज टूल भी आता है इन्वेंट्री का पार्ट, बट हम कई जगह इन्वेंट्री में लूज टूल लेकर नहीं चलते। सी पार्ट ट्रेड रसीवेबल, डेटर प्लस बीआर का कॉम्बिनेशन। डी पार्ट कैश अकेला नहीं है, कैश के इक्विवेलेंट भी आएगा। ई पार्ट शॉर्ट टर्म लोन एडवांसेस, छोटे मोटे लोन एडवांसेस दिए हैं। और एफ पार्ट अदर करंट एसेट, जैसे कि प्रीपेड एक्सपेंस, एक्रूड इनकम, डन। लास्ट हमने टॉपिक फिर स्टार्ट किया, बिना शुरू करेंगे यहां से। क्या नाम था टॉपिक का, जल्दी बोलिएगा। रेशियोज। रेशियो काम कहाँ आता है, एनालिसिस करने के लिए, कोई चीज का दायरा करने के लिए। परसेंटेज, जैसा बोलते हैं मेरी 80% है, 90% है, मैं इससे क्या पता चला, एक रिजल्ट पता चला, बड़ा क्विक डिसीजन ले पाए हम लोग। पूरी क्लास का रिजल्ट बनाया मेरिट बेस पे, 90, 80, 70, 60, तो जजमेंट करनी बड़ी आसान हुई। ऐसे ही जब आप कोई लोन लेने जाते हैं अलग अलग जगह पे, जहां कोई डिसीजन लेना पड़ता है, तो हम कहते हैं जी आपने कोई रेशियो निकाली, कोई सिस्टमेटिक तरीका है, जैसे मैं गेस कर पाऊं कि मेरे पर्टिकुलर कहते हैं कि आपकी रेशियो इतने परसेंट हो। जैसे हम कहते हैं कि अगर आपके 40% हो तो मैं आपको ये स्क्रीन दे सकता हूँ, 80% हो तो एक लेवल हो गया। आप लेवल अचीव करेंगे तो गुड, नहीं करेंगे तो बैड, तो कोई पर्टिकुलर चाहिए मुझे। ठीक है, जैसे हम गाड़ी चलाते हैं तो वहां पे स्पीड है, एक नंबर है। अब नंबर ना भी हो तो दिक्कत थोड़ी है सर, 20 पे, 30 पे, 50 पे, 100 पे, कितनी मर्जी पे चलाइए, बट एक पर्टिकुलर है। आप 80 पे जा रहे हैं, 50 पे जा रहे हैं, 60 पे जा रहे हैं, एवरीथिंग मेजर किया जा रहा है। तो प्रॉपर रेशियो एक मापना है, अपने अपने एनालिसिस करना है, उसके अलग अलग चैप्टर्स एनालिसिस करने की, उसमें से एक पार्ट टूल्स, एक्चुअली व्हाट इज द टूल, टूल है एनालिसिस करने के लिए। नंबर वन इज द रेशियो। तो पॉइंट क्या कहा मैंने, पहली रेशियो का क्या नाम दिया, जल्दी बोलिएगा। लिक्विड नहीं बोल रहा, बहुत बच्चे गलती का शिकार हो जाते हैं। लिक्विडिटी, क्या नाम है, लिक्विडिटी। इसके दो पार्ट है, नोट करिएगा। नंबर वन करंट रेशियो, दूसरा नाम ये दिया हुआ है क्विक रेशियो। पहले तो पहले की बात करते हैं, करंट रेशियो का सर जी कोई और नाम, हाँ एक नाम है, बस एक नाम है, ज्यादा नहीं है, वर्किंग कैपिटल रेशियो। डन, ज्यादा कुछ नहीं है, फॉर्मूला बड़ा क्लियर है मेरा तो, शॉर्ट फॉर्म में CA/CL, जल्दी बोलिएगा, CA/CL। हाँ, थंब रूल, आइडियल रेशियो, नॉर्म, मतलब मिनिमम हर कंपनी की करंट रेशियो मुझे मिनिमम 2:1 तो चाहिए ही चाहिए। इसके बिना पोजीशन कंपनी की क्या हो जाएगी, सेटिस्फैक्ट्री या नॉट सेटिस्फैक्ट्री। ठीक है, सिंपल भाषा में। नंबर टू क्विक रेशियो, उससे भी तेज, जिसका और नाम क्या रखा, लिक्विड, लिक्विडिटी नहीं, लिक्विड रेशियो। तीसरा नाम क्या रखा, एसिड टेस्ट रेशियो। फॉर्मूला क्विक एसिड्स, शॉर्ट फॉर्म में QA, या लिक्विड एसिड्स पर नीचे डिवाइड बाय हमने सेम रखा क्या, करंट लायबिलिटी।
आपका फायदा हो जाएगा, ऊपर भी डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी था और नीचे भी करंट लायबिलिटी। अब आइडियल रेशियो नॉर्म स्टैंडर्ड इसका कितना है 1:1। देखो उसके लिए 2:1 बोल रहे हैं, तो इसलिए हम थोड़ा कम कर दिया। चलो क्विक रेशियो आप बराबर भी रख लीजिए, दोनों इक्वल हो जाए बहुत है। नेक्स्ट, करंट एसेट्स में नाम क्या क्या थे, थोड़ा कोशिश आप करिए याद करने का। नंबर 1 कैश, बैंक, मार्केटेबल सिक्योरिटी। मैंने ऐसा क्यों लिखा, बिकॉज दीज 3 वर्ड्स आर कवर्ड अंडर द डेफिनेशन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, तो मैंने ऐसे लिख दिया लाइन में। कैश एंड, कोई पूछ ले 1 मार्कर, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट क्या होता है, तो आप बोल सकते हैं सर वाइवा में कैश, बैंक बैलेंस, मार्केटेबल सिक्योरिटी। हाँ, मार्केटेबल सिक्योरिटी, टेम्परेरी इन्वेस्टमेंट एक ही बात होती है, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट एक ही बात है। ठीक, स्टॉक, स्टॉक का नया नाम क्या बोलते हैं, लिखा हुआ है इन्वेंट्री, कि बच्चा कंफ्यूज हो जाए सर ये क्या बोली जा रहे हैं इन्वेंट्री, हम तो स्टॉक पढ़ते थे। और ये स्टॉक कौन सा है, ओपनिंग या क्लोजिंग, कौन सा है, क्लोजिंग। बैलेंस शीट में कौन सा जाता है, क्लोजिंग। तो एसेट तभी होगा, ओपनिंग नहीं होगा। मैंने तभी पूछ लिया, पता नहीं तो बच्चों को, टीचर भैया पूछेगा तो स्टॉक बोल रहा है, कौन सा स्टॉक, ओपनिंग या क्लोजिंग, ऑलवेज क्लोजिंग। नेक्स्ट वन, हाँ स्टॉक में क्या नहीं आएगा ये नोट करिए, एक्सेप्ट लूज टूल। लूज टूल्स आर नेवर अ पार्ट ऑफ किसका, अपना इन्वेंट्री, रिमेंबर दैट। नेक्स्ट वन, डेटर्स आएंगे। डेटर्स कौन से होंगे, नेट, मतलब पीडीडी माइनस करके लेना है, बिकॉज आप करंट रेशो निकाल रहे हैं। करंट रेशो में आज ये हालात हैं कि शायद डेटर्स पैसा नहीं देंगे, तो आप माइनस करके लीजिए। और डेटर्स के साथ उसका छोटा भाई कौन सा आ जाएगा, बीआर, बिल्स रिसीवेबल। इसके साथ ही प्रीपेड एक्सपेंस, जिसको हमने पता अदर करंट एसेट, या एक्रूड इनकम, या शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, जिसको आप करंट इन्वेस्टमेंट, जैसे ये नेम्स आपको लर्न करने पड़ेंगे। मैं डे बाय डे आपसे लिस्टिंग करूंगा, तब आपको याद होगा। हाँ जी सर, करंट एसेट के नाम बनाएंगे, तो आप कहेंगे सर कैश, बैंक, मार्केटेबल सिक्योरिटी, इन्वेंट्री, डेटर, बीआर, प्रीपेड, एक्रूड इनकम, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स। 9 नेम्स आते हो, पूरा ऊपर नाम याद करने, फिर वो 6 जो हेड में लिखे थे बैलेंस शीट में, ठीक है। नेक्स्ट, करंट लायबिलिटीज में सर याद कराइए, मेरा सिंपल तरीका है, ऑपोजिट नाम ढूंढने शुरू करो। कैश का ऑपोजिट कुछ नहीं होता, बैंक का ऑपोजिट बैंक को डी, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट का ऑपोजिट शॉर्ट टर्म लोन्स, डेटर का ऑपोजिट क्रेडिटर, बीआर का ऑपोजिट बीपी, प्रीपेड का ऑपोजिट आउटस्टैंडिंग, एक्रूड इनकम का ऑपोजिट एडवांस इनकम। बड़ा दिमाग ही लगेगा, सिंपल वर्ड्स हैं और नॉर्मल ऑपोजिट वर्ड्स हैं। हाँ, 2 वर्ड्स नए आपको याद करने पड़ेंगे, ये नीचे लिखे हुए हैं, प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स, मैंने पूरा नाम बोला, वैसे टैक्स बोलते हैं हम लोग। और लास्ट में क्या लिखा हुआ है, अनक्लेम डिविडेंड, मतलब जो डिविडेंड कंपनी ने पे कर दिया बट अभी तक आपको क्लेम नहीं हुआ, ड्यू टू आपके घर चेक आया होगा, आप नहीं थे, तो चेक क्या हो गया, रिटर्न। सो दैट्स व्हाई अनक्लेम्ड है। जब भी आप वापस आ जाएंगे, आते ही हमसे डिविडेंड क्या करेंगे, क्लेम करेंगे। डन। नेक्स्ट आया सर क्विक एसेट क्या चीज है, फिर मैं कहा करंट तो मैंने आपको बता दिया और करंट लायबिलिटी भी बता दिया, तो क्विक क्या है, मैं कहा कुछ नहीं, जो करंट था उसमें से 2 एसेट्स माइनस कर दो बस। करंट में से जब ना जोड़ो या ना जोड़िए, 2 एसेट्स कौन सी, इन्वेंट्री और प्रीपेड, दिखा हुआ है माइनस इन्वेंट्री मतलब स्टॉक, और माइनस प्रीपेड, और किंतु परंतु कोई वर्ड नहीं है। नेक्स्ट, एक वर्ड जाते जाते बात करी, वर्किंग कैपिटल, बिजनेस स्टडीज में भी आता है कि वर्किंग कैपिटल, रिक्वायरमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल, फैक्टर्स अफेक्टिंग वर्किंग कैपिटल, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं डे टू डे एक्सपेंसेस को मीट करने के लिए जो पैसा चाहिए बिजनेस को, दैट्स कॉल्ड वर्किंग कैपिटल। जैसे मैं कहूँ जी, अब नया बिजनेस जब स्टार्ट होता है, देखो एकदम से तो नहीं चलेगा, अब आपका एक दिन का यहाँ पे बैठने का कोई खर्चा होता होगा, मैं कहा हाँ जी रेंट है 1000 रुपये, 200 रुपये बिजली के भी हैं, 300 रुपये साफ सफाई मेंटेनेंस वगैरह, तो आपने कहा जी कर करा के मेरा एक दिन का 2000 रुपये का खर्चा, एक दिन का खर्चा 2000 रुपये, कस्टमर आ जाए तो अच्छी बात है, अगर ना आए बैठना तो पड़ेगा, ये थोड़ा दुकान बंद करके बैठे रहेंगे, कस्टमर आएगा तब खोलेंगे, ये तो हो नहीं सकता। 2000 रुपये दिन का। अब हर कंपनी अपनी जेब से 8 से 10 लाख रुपए जेब में लेके बैठेगी, अगर बिजनेस ना चला। आप एक दिन में डिसाइड नहीं कर सकते कि आज कस्टमर नहीं आया दुकान बंद कर दो, ये तो कर नहीं सकते। 5-6 महीने यू हैव टू वेट, यू हैव टू सर्वे द मार्केट, वो देखना चाहिए लोग क्या कब आते हैं, कब टेस्ट बन जाए, क्या हालात बन जाए, कोई डाइन आउट, कोई जोमेटो स्विगी, मतलब बहुत चीजें करनी पड़ेंगी, तब जाके बिजनेस होगा। बट एक बार यू हैव टू सेफ्टी। अब 2000 दिन का खर्चा जनाब, पूरे महीने का कितना खर्चा हो गया, 60,000, महीने का 60,000। अगर आपने गलती से, किसी को राय देते हैं हम लोग ऐसा सीए, ये अगर 6 महीने वेट करना है, तो एक काम करिए, 3,60,000 रुपए पहले से ही अलग से निकाल के रख लीजिए। एक माइंड में कब रहेगा, नहीं तो वेस्ट हो वेस्ट, चल गया तो किस्मत आपकी, अच्छी बात है, बट यू हैव टू वेट फॉर कम से कम कितने महीने,
छह महीने तो देखो, मार्केट तो देखो। आप आए, दुकान ली, खर्चा करा, 10 दिन बैठे, दुकान नहीं चली, बंद कर दिया, ये थोड़ा होता है। 6 महीने तो बैठना ही पड़ेगा, तब जाके पता चलेगा हाँ ये बिजनेस कैसा है, ठीक है, लोग कितना इंटरेस्ट दिखाते हैं, कैसा दिखाते हैं, दैट्स अ पॉइंट। तो वर्किंग कैपिटल है करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी, जितनी एसेट्स आपके पास आएंगी माइनस कुछ पे भी तो करना पड़ेगा, माइनस करंट लायबिलिटी, दैट इज योर वर्किंग कैपिटल। और हर कंपनी की हर लेवल पे वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट डिफरेंट डिफरेंट है। तो ये एक रेशियो आपकी यहाँ पे क्या हो जाती है, फिनिश, एक रेशियो लिक्विडिटी। अब दूसरी मैं लिखने जा रहा हूं, फटाफट हेडिंग दीजिएगा मेरे साथ साथ, solvency, solvency ratios, solvency ratios। नंबर 1 फॉर्मूला उसके अंदर जो हम स्टार्ट करने वाले हैं, डेट इक्विटी रेशियो। क्या फॉर्मूला है, डेट, ये नाम है रेशियो का, डेट इक्विटी रेशियो। और सॉल्वेंसी रेशियो बताती क्या है ये भी बता दूं, लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल पोजीशन। अगर लिक्विडिटी आपकी क्या बताती थी, जल्दी बोलो, शॉर्ट टर्म, यहां पे रह गया, बता देता हूं, शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल, शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल, बुक में क्वेश्चन है मेरे पास, पीडीएफ दूंगा आपको नेक्स्ट क्लास में, कि जब लिखा एक बार तो ये लिख दिया, कैलकुलेट द शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म पोजीशन। अब वो ये कैसे मतलब, सिंपल भाषा में करंट रेशियो और डेट इक्विटी रेशियो, जान कैसे बोलता है। तो शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन तो लिक्विडिटी बताएगी, अगर आप लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल पोजीशन कहेंगे तो सॉल्वेंसी बताएगी। सॉल्वेंसी का पहला पार्ट क्या नाम है, डेट इक्विटी रेशियो। तो पहले मैं फॉर्मूला लिखूंगा, एक्सप्लेनेशन बाद में। फॉर्मूला है सर डेट अपॉन इक्विटी, ज्यादा कुछ खास नहीं था, नाम से ही बन गया, डेट अपॉन इक्विटी। फटाफट, डेट अपॉन इक्विटी, डाउट सही हो गया। एक्सप्लेन बाद में करेंगे, एवरीथिंग एक्सप्लेन करूंगा बाद में जाके, कोई कई वर्ड कॉमन मिलेंगे आपको, ठीक। और इसका भी थंब रूल या आइडियल रेशियो है, लिखना लिख लीजिए, 2:1, 2:1, बट इट्स अ मैक्सिमम, ये मैक्सिमम है सर, वो मिनिमम आपका करंट रेशियो में था, और ये आपका कौन सा है, मैक्सिमम। ऐसे ही टीचर भाई भाई पूछ लेता है, कोई डेट इक्विटी का भी रूल सुना है आपने, कोई थंब रूल सुना है आपका, मैम सुना है कि बट वो मैक्सिमम है, मतलब इक्विटी, वैसे पता है मतलब क्या होता है, इक्विटी ऑन्ड फंड्स, कभी बिजनेस स्टडी में सुना हो, डेट बोरोड फंड्स। ऑन्ड फंड में भी हमारा नहीं होता, हमारा मतलब शेयर्स का पैसा, डिवेंचर्स डेट हो गया, तो बाहर वाले लोगों का पैसा। कंपनी कहती है या कंपनी लॉ कहता है या रेशियोज का एनालिसिस है, आपके अपने फंड से ज्यादा डबल तक आप मार्केट से क्या ले सकते हैं, डेट, उससे ज्यादा मत लीजिएगा, इट्स अ रिस्की गेम। अगर मेरी जेब में 1 करोड़ है, कल को मैं लोन लेने चला जाऊं मार्केट से, तो मैक्सिमम लोन कितना लीजिएगा, 2 मैक्सिमम, मैं वैसे तो एक ही लीजिए, बराबर रहे गेम, ये पैसे दे भी तो सके। 1 करोड़, 10 लाख, 20 लाख, तो मैक्सिमम इज 2 करोड़। मैं कैसे ऊपर ले लूं 3 करोड़, लेने को तो चाहे 10 करोड़ ले लीजिए सर, या 4 करोड़, चुकाना तो आपने है, पर चुका पाएंगे। और आपको पता है डेट इज द डिवेंचर्स, और डिवेंचर्स पे इंटरेस्ट देना पड़ता है, इवन द फर्म इज इन लॉस, तो फिर ये थोड़ा सुनेंगे आपकी बात। अब 5 करोड़ ले लिया मार्केट से, 3 करोड़ ले लिया, 12% इंटरेस्ट है, 36 लाख इंटरेस्ट 1 साल का देना पड़ेगा, आप तो वहीं कंगाल हो जाएंगे। और 1 करोड़ तो इक्विटी है, इनको भी तो कुछ देना पड़ेगा, डिविडेंड तो ये भी मांगेंगे, तो बड़ा सोच समझ के फैसला लेना पड़ता है कि मैक्सिमम इज ट्वाइस, इससे ज्यादा मत जाइए। हाँ जाएंगे जाइए, बट हमारे लिए राय काटी है, इट्स नॉट सेफ फॉर अस, हमारे लिए सेफ नहीं है जाना वहां पे। डन। दूसरा रेशो, दूसरी रेशो का नाम टोटल एसेट्स टू डेट रेशो, टोटल एसेट्स टू डेट रेशो। नाम तो ये भी क्लियर कर रहा है आपको फॉर्मूला, टोटल एसेट्स अपॉन डेट, टोटल एसेट्स अपॉन डेट, नाम ही बता रहा है, टोटल एसेट टू डेट, टोटल एसेट अपॉन डेट।
तीसरा फॉर्मूला इसी रेशियो का, प्रोपराइटरी रेशियो। क्या नाम बोल रहा हूं? प्रोपराइटरी। इसको आप पहले नाम सुनते थे प्रोपराइटर, ओनर, मालिक। प्रोपराइटरी रेशियो, तो इसका फॉर्मूला ध्यान से सुनिएगा, इक्विटी अपॉन टोटल एसेट्स। इक्विटी अपॉन टोटल एसेट्स, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ प्रोपराइटरी। याद करने का तरीका तो मैं बताऊंगा, बहुत तरीके से बताएंगे अपन। और इसके फोर्थ फॉर्मूला इसी के अंदर आता है, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, तो इसका फॉर्मूला है सर, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइड बाय फिक्स्ड इंटरेस्ट चार्जेस, डिवाइड बाय फिक्स्ड इंटरेस्ट चार्जेस। और नई चीज सुनिएगा, इसका जो आंसर आएगा वो इन टाइम्स आएगा, इन टाइम्स। मान लो 1 लाख डिवाइड बाय आपने 20,000 किया, तो आंसर बोलेगा 5 टाइम्स, मतलब 5 गुना। हमारे जो प्रॉफिट्स हैं इंटरेस्ट के कितने गुना है? 5 गुना। बाकी जो ऊपर 3 रेशियो थे, इसके आंसर वही 2:1, 1:1, और हर रेशियो 1 से ही कंपेयर होती है। क्योंकि मैं बताता हूँ, कुछ बच्चे क्या करते हैं, एग्जाम्पल के लिए है, लिखिए मत, लिखना नहीं है आपने। 2 लाख डिवाइड बाय क्या है, मान लो 3 लाख, वो कटिंग कुटिंग करके क्या लिख लेते हैं, इसको 2/3। दिस इज अ रॉन्ग वे। ये रेशियो कभी कंपेयर नहीं हो सकती। कैसे कंपेयर करेंगे? 2/3 क्या बना, तो इसको आप डिवाइड करके 2/3, मतलब जो भी इसके आगे आएगा रेशियो क्या आएगी? 1 से। मतलब आगे आ गया, मान लीजिए 1.43 आ गया, इस टू 1 से रेशियो कंपेयर होती है हमेशा। कभी ये नहीं 2/3 ऐसी छोड़ के आ जाएंगे आप, नहीं, प्रॉपर कटिंग करनी पड़ेगी पेपर में। तो रिमेंबर दैट, ठीक है। इस टू मतलब ये बोलता हूं मैं, जो आप पार्टनरशिप में पढ़ रहे हैं 5:3, तो रेशियो इस टू में आएगा आंसर। हाँ, जो आपकी ये प्रोप्राइटरी रेशियो है, ये वाला थर्ड थर्ड, इसको स्टार में कर देते हैं, इसका आंसर परसेंटेज में भी आ सकता है। कई जगह पेपर में देखेंगे प्रोप्राइटरी रेशियो कुछ नहीं, बस इंटू 100 कर देंगे। पेपर में लिखा हुआ प्रोप्राइटरी रेशियो 80%, आप डर जाएं कि सर ने तो कहा था प्रोप्राइटरी रेशियो इस टू में होगी। ये इस टू में भी हो सकती है और परसेंटेज में, जहां जहां देखने को मिलेगा वहां वहां बताया जाएगा। नेक्स्ट करें शुरू। अब सुनो महाराज, डेट क्या होता है, आराम से लिखना शुरू करो। डेट मतलब लिखिए डिबेंचर्स, डेट का मतलब डिबेंचर्स। नेक्स्ट लिखिएगा लोन्स, और लोन आप खुद जानते हैं, मैं 3 तरह से लिख रहा हूं। उसके नीचे मॉर्गेज, नाम सुना है? मॉर्गेज, गिरवी रख के जो लेते हैं। लोन फ्रॉम, लोन फ्रॉम FI, नाम सुना कभी? लोन फ्रॉम FI, फुल फॉर्म लिख लेना उसके नीचे, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। या फिर लोन फ्रॉम कहां से? बैंक। लोन फ्रॉम कहां से? बैंक। सही हो गया। नेक्स्ट पॉइंट, अनसिक्योर्ड लोन, कभी इस नाम से भी आएगा अनसिक्योर्ड, मतलब जो सिक्योर्ड नहीं है। एक वर्ड और चलेगा आपके पास यहां पे, पब्लिक डिपॉजिट्स। क्या वर्ड चलेगा? पब्लिक, आम जनता ने जो आपके पास पैसे जमा कराए हैं, पब्लिक डिपॉजिट्स। मैं वर्ड और भी बहुत ज्यादा बोलूंगा, बहुत बड़ा चैप्टर है अपने आप में, पर आसान बहुत है। अगर एक बार समझ जाएंगे तो जरूरत नहीं पड़ेगी फालतू। हाँ, वर्ड्स बड़े अजीब अजीब मिलेंगे, जैसे कि डेट को, डेट को यहाँ पे हम और क्या नाम बोल सकते हैं? लॉन्ग टर्म डेट, लिख लीजिए लॉन्ग टर्म डेट। ये मेरा एक सिंपल वर्ड आपके साथ, जिसको और भाषा में क्या नाम देगा? NCL लिखिएगा, NCL फुल फॉर्म, नॉन करंट लाइबिलिटीज।
और अगर इसके अकॉर्डिंग इंग्लिश अकॉर्डिंग मुझसे पूछते हो व्हाट डू यू मीन बाय डेट, ये फिर दो बातें बोलते हैं जी अपनी भाषा में, एल टी बी प्लस एल टी पी, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स। और भी वर्ड नहीं, एलटी का मतलब, एसटी का मतलब लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म, एलटी लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, और क्या, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। दीज आर द वर्ड्स जो हम यूज करेंगे, ये भी चल जाएंगे। कभी टीचर बोलेगा लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, सोची जो मैं तो पढ़ के आया था डिवेंचर, मैं तो पढ़ के आया था लोन, यार ये भी वही चीज तो है। एनसीएलई को तो डेट बोलते हैं। हाँ, कई बच्चे डेट सुन के कहते हैं सर आपको कैसे पता लॉन्ग और शॉर्ट, नथिंग मेंशन, डेट मींस लॉन्ग। वैसे टोटल डेट वो डिफरेंट चीज, अभी लिखवाऊंगा। ये हो गया पहले। अब लिखिए इसके नीचे टोटल डेट, थोड़ा नॉलेज के लिए काम आ जाएगा। टोटल डेट इक्वल्स टू लॉन्ग टर्म डेट प्लस शॉर्ट टर्म डेट, ये इसका मीनिंग है जी। टोटल डेट इक्वल्स टू, बच्चा डाउट आया था ना समटाइम कि सर डेट का मतलब नहीं अकेला डेट मींस लॉन्ग टर्म, ऊपर लिख दिया अकेला डेट मतलब लॉन्ग टर्म। टोटल डेट टीचर बोल रहा है इतना इतना प्रेजेंट तो आप ही रहिए, टोटल कभी एक चीज का तो होगा नहीं, टोटल में एक चीज एक से कुछ ज्यादा होगा, तो क्या, वही करंट प्लस लॉन्ग टर्म प्लस शॉर्ट टर्म। अब बच्चा क्या कहता है लॉन्ग टर्म डेट, तो मैं समझ गया आप यही डिवेंचर वेंचर की बातें कर रहे हो। शॉर्ट टर्म डेट का मतलब क्या बना अपनी भाषा में, सिंपल ब्रैकेट में मींस करंट लाइबिलिटी। कि आपको सर ये बड़े नाम है यार, कभी करंट लाइबिलिटी कभी शॉर्ट टर्म डेट, ये याद करने पड़ेंगे। शॉर्ट टर्म डेट मींस करंट लाइबिलिटी, करंट लाइबिलिटी फिर वही short term borrowing, trade payables, other current liability, short term provisions. So these are the total definition from by me of the debentures. इससे ज्यादा वर्ड नहीं आएगा बल्कि कम ही मिलेगा, इससे ज्यादा नहीं मिलेगा, इससे कम ही मिलेगा। डन। अब अगली डेफिनेशन लिखिए इक्विटी। अगली डेफिनेशन क्या नाम है जल्दी फास्ट, इक्विटी। इक्विटी के पहले तो हम नाम लिखिए इसको, और क्या क्या कहते हैं। बहुत बच्चे पता नहीं इक्विटी से मतलब समझते हैं शायद मैं इक्विटी शेयर कैपिटल की बात कर रहा हूं, नहीं, इक्विटी मींस शेयर होल्डर फंड्स, दोनों में फर्क है। इक्विटी एक तो वर्ड होता है शेयर, दो तरह के, इक्विटी एंड प्रेफरेंस, मैं वो इक्विटी नहीं बोल रहा। यहाँ इक्विटी का मतलब है टोटल शेयर कैपिटल से, तो बोल रहा हूं इक्विटी का मतलब नेटवर्थ, इक्विटी का मतलब जो आप जानते हैं शेयर होल्डर फंड्स, इक्विटी का मतलब प्रोप्राइटर फंड्स, ये सब इक्विटी के मीनिंग है। कि गलती से इक्विटी का मतलब सिर्फ कैपिटल समझो, इक्विटी का मतलब टोटल कैपिटल, टोटल रिजर्व एंड सरप्लस आल्सो। अब लिखूंगा कैसे, लिखो इक्विटी का मतलब शेयर कैपिटल, थोड़ा फास्ट लिख दिया। इक्विटी का मतलब शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल के आप दो एरो बना सकते हैं, उसके नीचे एक वर्ड कौन सा आएगा, इक्विटी शेयर कैपिटल, ऐसे लिखिएगा फिर याद रहेगा मैं किसकी बात कर रहा हूं। और दूसरा वर्ड क्या आएगा, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल दो तरह की होती है, इक्विटी शेयर कैपिटल, दूसरी कौन सी, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। अब ध्यान देना मैं पूरे इक्विटी वर्ड की बात कर रहा हूं, आपकी जैसे इसको सोची जाओ, पेपर में गलत हो जाएगा। ये सिर्फ इक्विटी शेयर कैपिटल है और मैं इक्विटी सारे की बात कर रहा हूं। इक्विटी मतलब वर्ड वाइडर देन इक्विटी शेयर कैपिटल, तो रिमेंबर दैट वर्ड, ठीक है। प्लस इसी के साथ में वर्ड लिखना हो रिजर्व्स एंड क्या, सरप्लस, यू हैव नोट दैट, रिजर्व्स एंड क्या, सरप्लस। और आपके लिए ज्यादा तंग नहीं करूंगा, रिजर्व्स के लिए एरो दे के लिख सकता हूं ब्रैकेट में ऑल, ऑल मतलब कोई किंतु परंतु नहीं करेंगे, कौन सा लेना है कौन सा छोड़ना है, बस उसके आगे पीछे वर्ड क्या लिखाना चाहिए, रिजर्व। जैसे एस सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, आप दिमाग में लगाइएगा, रेवेन्यू रिजर्व, कैपिटल रिजर्व, जर्नल रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, सबके पीछे रिजर्व है, चुपचाप यहाँ पे ऐड कर दीजिए, कोई दिमाग नहीं। कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व, तो सर मैं तो याद ही नहीं कर रहा, आपने बोल दिया ना इट्स अ रिजर्व, देन एड इट। और सरप्लस का मतलब होता है अकमुलेटेड प्रॉफिट्स, सरप्लस का मतलब किससे है, अकमुलेटेड प्रॉफिट्स, अकमुलेटेड होता है टोटल, अब तक के टोटल जितने प्रॉफिट्स हैं वो। तो क्या क्या आया, शेयर कैपिटल दो प्रकार का, रिजर्व एंड सरप्लस पहले दो हैं, माइनस क्या किया जाएगा ये भी लिख लो, सीधे बातों बातों में रह जाए, माइनस शेयर इशू एक्सपेंस, कोई शेयर इशू करने के खर्चे आए होंगे, माइनस अंडर राइटिंग कमीशन,
अंडर राइटिंग कमीशन माइनस प्रीलिमिनरी एक्सपेंस। सुना हुआ है? कब आया था वर्ड ये? माइनस प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस कब आया था वंशी जी? प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस किसको बोलते हैं? वंशी को पूछा है तो क्यों नहीं पता? फिर तुम लोग बाद में कहते हो समझ नहीं आ रहा या पढ़ नहीं रहे। डिवेंचर अभी तो तूने खत्म करा था 2 दिन पहले, तुझे नहीं पता प्रीमियम एक्सपेंसेस कहाँ बढ़ाएगा? फिर करो रजे कब करेगा? ये चीज थोड़ा होगी। ईवा जी नहीं पता होएगा। अबे प्रीलिमिनरी कब आया था बताइए? जब आप डायरेक्टर्स को फ्री ऑफ कॉस्ट उनकी सर्विस के बदले को बोलते हैं इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट, इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंस, उसी का नाम है क्या? प्रीलिमिनरी एक्सपेंस। जब उनको फ्री में उनकी सर्विस के बदले में प्रमोटर्स को या डायरेक्टर्स को, फ्री में बोल रहा हूं पैसे लेके नहीं, शेयर या डिवेंचर इशू करे जाते हैं तो कंपनी उस खर्चे को अपनी बुक्स में किस नाम से बुक करेगी? दैट्स अ प्रीलिमिनरी एक्सपेंस, या इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट बोलती है या इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंस बोलती है। दैट्स द वर्ड्स। तो मैंने इसको मैं एक वर्ड बोल सकता था इन तीनों को, इन तीनों को। दिस इज कॉल्ड एज अ मिसलेनियस एक्सपेंडिचर, या कुछ बच्चे बोलते हैं फक्टिशियस एसेट, जो डेड एसेट है। पर मैं नाम लिखी मैं फिर भूल जाओगे फक्टिशियस क्या, तो नाम लिख लो। पर सारे नाम नहीं आते पेपर में, इक्का दुक्का नाम मिल जाएगा, वो भी कौन सा? शेयर इशू। तो पता होना चाहिए। ये माइनस करे जाएंगे। डन। अगला लिखिएगा। तो दीज आर डेफिनेशन ऑफ इक्विटी। अगली हेडिंग दीजिए टोटल एसेट्स। क्या हेडिंग है? टोटल एसेट्स। दोबारा अगर मैं आपको फॉर्मूला दिखाऊं तो आंखें खोल के चेक करिए। पहले फॉर्मूले में क्या नाम आया जल्दी बोलो? डेट अपॉन इक्विटी। क्यों ना हम जो जहां यहां डेट सीखेंगे वही डेट नीचे का हमारा, चेक करिए दूसरी रेशो में। तीसरी रेशो में फिर क्या नाम आया? इक्विटी। जो यहां इक्विटी सीखेंगे वहां पे भी इक्विटी सेम, बल्कि जो दूसरे में टोटल एसेट सीखेंगे वही तीसरे में सेम। तो मैं तीनों को तभी एक्सप्लेन कर रहा हूं। एक बार डेट इक्विटी टोटल एसेट सीख लीजिए, तीनों जगह काम आ जाएगा, आपका टाइम बच जाएगा। और फॉर्मूले इतने प्यारे हैं, डेट इक्विटी डेट अपॉन इक्विटी, टोटल एसेट डेट टोटल एसेट अपॉन डेट। अगर अभी भी दिमाग लग रहा है फिर तो काम बहुत खराब है। अगर अभी दिमाग लग रहा है, क्वेश्चन के अंदर ही फॉर्मूला है। और लास्ट है प्रोप्राइटरी। इसको याद करने का तरीका, प्रोप्राइटर वर्ड का मतलब क्या होता है? प्रोप्राइटर का मतलब लिंक बना रहा हूं मैं तो, और सदा को याद हो ही गया। ऑनर्स। अब कंपनी के ऑनर्स कौन होते हैं? शेयर होल्डर्स। तो फिर इक्विटी अपॉन टोटल एसेट्स। और अब मालिक होंगे किसमें? एसेट्स में। अब बोलते हैं मेरे पास घर है, एसेट ही बनाएंगे? ऐसे नहीं करेंगे। बिल्डिंग है, लैंड है, ये है, मेरे पास कार है, तो इक्विटी अपॉन टोटल एसेट्स। हाँ, ये फॉर्मूला जो इंटरेस्ट कवरेज है, इसको याद करने का तरीका सुनो, बहुत तरीके बताऊंगा। इंटरेस्ट इज एक्सपेंस। एक्सपेंस कहां से कवर होंगे? प्रॉफिट। तो एनपी चाहिए। तो इंटरेस्ट आता भी पी एंड एल में है, नेट प्रॉफिट चाहिए। बिफोर इंटरेस्ट एंड क्या? टैक्स, क्योंकि टैक्स इज द लास्ट आइटम। अगर इंटरेस्ट ही माइनस नहीं करेंगे तो टैक्स कहां से माइनस हो जाएगा? तो वो तो वैसे बिफोर हो गया। अगर आफ्टर इंटरेस्ट लूंगा फिर रेशियो निकालने का फायदा क्या हुआ जब इंटरेस्ट कवर ही हो गया? हमें तो पहले सारे खर्चे माइनस कर दीजिए, सिर्फ 2 खर्चे माइनस मत करिए। इट्स अ इंटरेस्ट एंड टैक्स। तो टैक्स तो वैसे ही नहीं होना था, क्योंकि जब इंटरेस्ट नहीं हुआ तो टैक्स कैसे? उसमें लास्ट आइटम है डिवाइड बाय जितना इंटरेस्ट आपको कवर करना है, फिक्स्ड इंटरेस्ट चार्जेस। सिंपल। तो ये अपन लिखा, डेट लिखा, इक्विटी लिखा, अब लिखिए टोटल एसेट्स। इसको लिखवाऊंगा जरूर, पहले लिख लीजिए। लिखिए नॉन करंट एसेट्स प्लस करंट एसेट्स। लिखिए फटाफट, उसको साइलेंट कर लीजिए। नॉन करंट एसेट्स प्लस करंट एसेट्स। अब ज्यादा डीप डिस्कशन ना लेके जाएं तो आप पढ़ चुके हैं। करंट एसेट आपको पता हुई 6, इन्वेंट्री, टीआर, शॉर्ट टर्म लोन एडवांसेस, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, करंट एसेट इन्वेस्टमेंट्स और अदर करंट एसेट्स। एनसीए में पहले लिखवा चुका था, फिर बता देता हूं दोबारा से। एनसीए में मैं 2 बातें करता हूं, अगर आपको याद हो, शॉर्ट फॉर्म एफए और एनसीआई। तो फॉर्म याद है? एफए मतलब फिक्स्ड एसेट्स, एनसीए मतलब नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स, ठीक है। और एफए का बताया था मैंने, नया नाम आ गया तो मार्केट में, क्या आ गया? पीपीई, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट। ये आगे 2 तरह का है, आप बोल सकते हैं टीए
और आईटीए समझते हैं। टेंजिबल एसेट, इनटेंजिबल एसेट, मतलब दायरा अपने आप बढ़ जाता है, आपको जरूरत नहीं पड़ेगी फालतू लिखने की, यहीं से काम चल जाएगा। डन। और इस फॉर्मूले का नाम बोलते हैं हम लोग एसेट अप्रोच। क्या बोलते हैं? एसेट अप्रोच। मतलब एसेट की साइड से टोटल लगाया हम, क्योंकि टोटल एसेट्स का मतलब मेरे अकॉर्डिंग तो फिर बैलेंस शीट का टोटल सोच लो। और बैलेंस शीट में टोटल में एक साइड तो होती नहीं, तो लाइबिलिटी साइड भी होती है, तो लिखिए उसकी अप्रोच, लाइबिलिटी अप्रोच। लिखिए लाइबिलिटी अप्रोच। उसके अकॉर्डिंग कौन आएगा? लिखिए शेयर होल्डर फंड्स, शेयर होल्डर फंड्स प्लस, अब शेयर होल्डर फंड तो आप अभी पढ़कर आए हो, क्या चीज? शेयर कैपिटल, बनाना तो बना लीजिए इसके नीचे। शेयर होल्डर फंड में कौन कौन था? शेयर कैपिटल एंड क्या था? रिजर्व एंड, याद है वो? सरप्लस, अभी तो लिखा आप लोगों ने। और दूसरा वर्ड क्या लिखोगे शॉर्ट फॉर्म में? NCL, नॉन करंट लाइबिलिटी। जो आगे दो तरह का था आपकी लैंग्वेज में, LTB और LTP, फुल याद है? लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस प्लस करंट लाइबिलिटी। ये मैं लिख नहीं रहा कि वो चार नाम है, शॉर्ट फॉर्म तो लिख भी दूं। STB शॉर्ट टर्म बोरिंग, ट्रेड पेबल, अदर करंट लाइबिलिटी, शॉर्ट टर्म प्रोविजन। बहुत नाम आपको सिखा दूंगा शॉर्ट टर्म, बट ये है। पर मैंने आपको ये ऐसे सिखाया ना, जबकि इसको करने का तरीका क्या है? बैलेंसिंग फिगर में ड्रॉ करिए टी शेप छोटी सी बैलेंस शीट, मैं आपको बना के दिखाता हूं। यहाँ पे लिखिएगा लाइबिलिटीज, यहाँ पे रुपीज, यहाँ पे एसेट्स, यहाँ रुपीज, ऐसे। अभी नीचे लाइन मत करिएगा, ऊपर वाला से इतना फॉर्मेट ड्रा करो, टी शेप। कर लिया? एसेट साइड पे शुरू करिए, शॉर्ट फॉर्म से मैं चल रहा हूं। पहला वर्ड क्या नाम है? NCA, मिल गया? NCA के नीचे आप दो एरो ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं। पहले के आगे क्या स्मिता लिखेंगे वर्ड? FA। क्या वर्ड लिखेंगे? FA, लिख दिया। दूसरे के सामने क्या लिखेंगे? NCI, नॉन करंट क्या? इन्वेस्टमेंट। ये आपके काम आएगा बहुत जगह, इसलिए बोल। डन। FA के आप दो एरो फिर बना सकते हैं, अभी बनाकर आए, TA और ITA। अब इससे ऊपर नहीं हो सकता वर्ड, TA और क्या? ITA, टेंजिबल एसेट और इनटेंजिबल। डन। और इसी के नीचे आप लिख सकते हैं जशन क्या? CA। CA मतलब करंट एसेट, जो भी आपका ये होगा। मान लो मैं यहां टोटल लगा रहा हूं, दो तीन लाइन छोड़ के, जो भी होगा। अब इस टोटल को कहते हैं जनाब क्या? टोटल एसेट्स। कितने फिर चक्रों में पड़ जाए, ध्यान रखना। इस टोटल को कहते हैं टोटल एसेट्स। तो बच्चा कहता है सर अगर इस टोटल को कहते हैं तो फिर इस टोटल को भी तो कहते होंगे, बिल्कुल सेम। तो बैलेंस शीट का टोटल क्या होता है? सेम। तो मैं लिख सकता हूं इस टोटल को भी क्या कहते हैं? टोटल एसेट्स। और इस टोटल में आता क्या क्या है लिखिएगा। पहला वर्ड शेयर होल्डर, क्या लिखा मैंने? फंड्स, यही था। और ये कितने प्रकार का था आपको मैंने बताया था, आप शॉर्ट फॉर्म लिख सकते हैं। श्री कैप जरूरत नहीं पड़ेगी, उसको छोड़ ही दो। श्री कैप मतलब शेयर कैपिटल, और शेयर कैपिटल दो तरह की होती है, इक्विटी और प्रेफरेंस, वो बात नहीं कर रहे हम, होगी बात। और रिजर्व एंड सरप्लस। दूसरा वर्ड आता है NCL, इसके आप दो पॉइंट बोलते हैं, LTB और LTP, लॉन्ग टर्म बोरिंग और लॉन्ग टर्म प्रोविजन, जिसके आप डिवेंचर अभी पढ़ के तो आए। डिवेंचर्स एक ही तो बात है, डिवेंचर्स। या इसको आप अपनी लैंग्वेज में क्या वर्ड बोल सकते हैं? ब्रैकेट में लिख रहा हूं, डेट। क्या वर्ड बोलते हैं? डेट। NCL को, NCL को क्या बोलते हैं? डेट। और लास्ट वर्ड इज द करंट लाइबिलिटी, जो भी आएगा मान लो कर करा के, इट्स अ करंट लाइबिलिटी। अब इसको लिखने की जरूरत नहीं है, आप जानते हैं करंट लाइबिलिटी में चार वर्ड्स आते हैं। शॉर्ट फॉर्म लिखना चाहूं तो आप मेरे साथ लिख सकते हैं। वो फोर वर्ड्स कौन से हैं?
नंबर 1 STB, शॉर्ट टर्म बोरिंग। नंबर 2 TP, मतलब ट्रेड पेबल्स। नंबर 3 OCL, अदर करंट लाइबिलिटी। और लास्ट है STP, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस। मतलब इन टीचर गलत कर दिया, और इसी से आपका हेड सब हेड सारे करा दूंगा। जरा चैप्टर है उसमें है ही बैलेंस शीट, और मैं बैलेंस शीट ही बार बार बोल रहा हूँ आपके सामने, हेड भी और नाम भी वही बोल रहा हूँ जो आपकी बुक में है, वही 4 लाइन वाइज, ऐसा नहीं आगे पीछे, वही काम आएंगे। डन हो गया। इससे आपकी पहली 3 रेशो खत्म है, ये वाली डेट इक्विटी, टोटल एसेट टू डेट, प्रोप्राइटरी और इंटरेस्ट कवरेज में कुछ खास है नहीं, जो वहां लिख दिया वही क्या है, फाइनल। नई चीज क्या बताई, इंटरेस्ट कवरेज के रेशो का फॉर्मूला किसमें आएगा, आंसर किसमें आएगा, इन टाइम्स। आंसर किसमें आएगा, इन टाइम्स। और जो अपना बचा हुआ प्रोप्राइटरी है, मे बी इन इस टू, मे बी इन परसेंटेज, वो डिपेंड ऑन यू, आप कैसे करते हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं। डन। अगला हेडिंग दीजिए, एक रेशो मेरी कवर हुई। अगला हेडिंग दीजिए, यहाँ पे मैं यहाँ लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ बीच में, बिकॉज नेक्स्ट क्लास में मैंने सीरियसली इसके 2 लेक्चर और लगाने हैं बढ़िया से। एक अपना फ्राइडे 1.5 घंटे का क्वेश्चन बैंक के ऊपर, क्वेश्चन बैंक एक तो मैं ही दूंगा आपको, और एक संडे, 2 क्लासेस लगा के आपको मोस्टली चैप्टर से फ्री कर देना है। कमिंग मंडे अपन नया चैप्टर स्टार्ट कर देना है, सब क्या है, बिकॉज प्रैक्टिस चलती जाएगी डेली बेसिस पे। मेन चीज आप भी नोट कर लेंगे, क्या है, सिर्फ फॉर्मूला। अब फॉर्मूला नहीं आता तो मैं वहां कुछ नहीं कर सकता, तो फॉर्मूले आपने पढ़ने हैं, तभी बार बार राइटिंग पार्ट बड़े अच्छे से लिखा रहा हूँ कि आपके नोट्स तैयार हो जाएं। इन बुक को तो हम पक्का कर लें, ना करते 44 मार्क्स की ये 2 बुक्स हैं आपकी, 4 चैप्टर 44 के, बस इसमें 4 चैप्टर 44 मार्क्स के, उधर से 6-7 चैप्टर 36 मार्क्स के। और आपने देखना है वेटेज किसको कैसे देनी है, कैसा करना है। और डिवेंचर का पार्ट आप देख ही चुके, कितना ज्यादा आसान है। प्रैक्टिस कराऊंगा, प्रैक्टिस अभी कराऊंगा, और टेस्ट भी चलेंगे, मॉक टेस्ट भी प्रॉपर सॉल्व करेंगे आप 80 वाला, जो आपके CBSE पेपर के अकॉर्डिंग आना चाहिए वैसा स्टाइल से, और प्रॉपर प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी, तब जाके प्रॉपर स्कैन होगा, वरना ये मजा नहीं आने वाला। ठीक है। अब लिखिए थर्ड रेशो का नाम, लिखिए टर्नओवर रेशो। टर्नओवर रेशो, जिसको एक और नाम से पुकारा जाता है एक्टिविटी रेशो, या उसको और कहा जाता है एफिशिएंसी रेशो। ये नाम है, मैं नाम सारे बता के चलता हूं बच्चों को हमेशा। टर्नओवर रेशो, ये थर्ड नेम आ गया जी मेरी तरफ से, बड़े में थर्ड, यहाँ पे मैंने लिखा नहीं होगा, ये सॉल्वेंसी मेरा 2 था, ठीक है। और उससे पहले मेरा लिक्विडिटी था, वो कौन सा था, 1 लिखा हुआ है, थोड़ा इंलार्ज कर देता हूं। ये 1 था लिक्विडिटी, 2 था सॉल्वेंसी, उसके आगे सब पार्ट होते हैं। तीसरा कौन सा चल रहा है अभी, टर्नओवर एक्टिविटी एफिशिएंसी। अब तीसरे के अंदर शुरू करिए पहली रेशो, क्या नाम है, ध्यान से लिखिएगा, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में नाम देते हैं ITR, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो। और खासियत सुनिएगा, मैं यहां लिख रहा हूं ब्रैकेट में टॉप पे, टर्नओवर के जितने आंसर आएंगे सारे किसमें आएंगे, इन टाइम्स, 5 टाइम्स, 6 टाइम, 8 टाइम। टर्नओवर चेंज, हाउ मेनी टाइम्स द स्टॉक हैज चेंज इन अ ईयर। तो इसका फॉर्मूला क्या है, +1 में एक वर्ड सुना होगा आपने, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, सुना कि नहीं सुना, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड सुना किसी ने, पहले बताओ तभी पता चलेगा। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पढ़ा हुआ हमने प्रॉपर। अब डिवाइड बाय इसको किससे करना है, एवरेज स्टॉक। सारी बातें एक्सप्लेन करूंगा, आराम से लिखो पहले। डिवाइड बाय किससे करना है, एवरेज स्टॉक। अब चक्कर क्या पड़ गया, नई बुक्स आ गई, नए नाम आ गए कंपनीज एक्ट 13 में, तो वो इसी को और, ये पुराना नाम था, मैंने पुराना नाम लिखा। अब नया फॉर्मूला क्या बोलते हैं इसका, लिखो कॉस्ट ऑफ, नहीं जी वैसे पुराने भी लिख दो, गलत नहीं, क्यों, बुक खुद पुराने यूज कर रही है। कई जगह क्वेश्चन में आपको ब्रैकेट में और पुराना नाम ही बोल के जाएगा, जैसे सेल्स। अब सेल्स का नया नाम क्या आ गया, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, में वही लिखने वाला हूं, तो आप लिख सकते हैं, पर अब क्या करें, अब नया नाम है, पर जब दिया हुआ है ना वो यूज करें, कोई खास बात नहीं। अब जैसे कॉस्ट ऑफ मैं लिख रहा था, रेवेन्यू फ्रॉम क्या, ऑपरेशंस। अब बच्चा कहता है सर क्या मतलब, सर कॉग्स ही है। अब क्या करें, नया नाम आ गया,
अब कॉग्स का सोल्ड तो बोलते नहीं, सेल्स तो बोलते नहीं, तो नाम क्या आ गया, कॉस्ट ऑफ था, कॉस्ट तो वही ले लिया, गुड्स सोल्ड की जगह वर्ड क्या आ गया, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। एक्चुअली सेल्स को बोलते हैं रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, तो कॉस्ट ऑफ सेल्स, कॉस्ट ऑफ सेल्स अब नहीं बोलते, अब क्या नाम आ गया, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू। टीचर के क्लास में बोले कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू ऑपरेशन, आप सोचिए हमें क्या कही जा रही है, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कह रही है, और डिवाइड बाय एवरेज तो करना ही था, पर नाम चेंज कर दिया जशन, वहां पे आप क्या बोल रहे थे, एवरेज, अब क्या बोलेंगे, इन्वेंट्री। एक्चुअली दिस इज द न्यू नेम ऑफ द स्टॉक, तो मैंने वही यूज किया, एवरेज इन्वेंट्री। तो पहले आपके आसान फॉर्मूले से स्टार्ट करता हूँ। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को बच्चे प्लस वन में शॉर्ट फॉर्म में बोलते थे कॉग्स, सुना है, हाँ मैं तभी वही रख रहा हूँ जान के आपके लिए, या इसको और लिख देता हूँ कि बार बार आप तंग ना हो, कॉस्ट ऑफ आर एफ ओ, मैं शॉर्ट फॉर्म बोलता हूँ, कॉस्ट ऑफ आर एफ ओ, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। तो फॉर्मूला क्या है इसका, ध्यान से सुनिएगा, ओपनिंग स्टॉक जो प्लस वन का फॉर्मूला था, प्लस नेट परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ये एक्चुअली कंप्लीट फॉर्मूला है टू कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ आरएफओ या सीओजीएस, निकालने का तरीका। ओपनिंग स्टॉक, हाँ इतना तो आप चेंज कर सकते हैं पेपर में, ओपनिंग इन्वेंट्री बोल देना यार, प्लस नेट परचेज वही है, प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस वही है, माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री या स्टॉक वही बात है। और इसका एक शॉर्टकट फॉर्मूला था, और भी लिख रहा हूं, पूरा अच्छे से लिखिएगा। कॉग्स को निकालने का एक और शॉर्टकट फॉर्मूला था, नेट सेल्स माइनस क्या, ग्रॉस प्रॉफिट। नेट सेल्स माइनस क्या, ग्रॉस प्रॉफिट, ना तो सुना हुआ है, जीपी। अब नेट सेल्स को आप और क्या बोल सकते हैं, मैं लिखूंगा नहीं, नेट आरएफओ, एक ही बात है, और सेल्स का नाम आरएफओ, तो मैं बार बार कहीं जगह बोलने से अच्छा लगता है यार मैं पहले ही बोल दूं, आरएफओ मतलब सेल्स, आरएफओ मतलब सेल्स। नेक्स्ट लाइन में लिखिएगा एवरेज इन्वेंट्री इक्वल्स टू, तो मैं मिक्सअप नाम यूज करता हूँ, थोड़े पुराने थोड़े नए। एवरेज इन्वेंट्री इज इक्वल टू ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइड बाय 2। ओपनिंग इन्वेंट्री ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइड बाय 2। नॉलेज रखिएगा, अगर कोई स्टॉक ना हुआ, ओपनिंग अगर ना हुआ, तो कभी भी उसको जीरो ज्यूम मत करना, बच्चे कर देते हैं, तो ओपनिंग है नहीं तो जीरो, प्लस क्लोजिंग 60, तो 60 डिवाइड बाय 2 गलत हो जाएगा, देन एवरेज नहीं होगी। एवरेज कब होगी, जब दोनों होंगे, चाहे 5 रुपए हो। ओपनिंग एंड क्लोजिंग होना जरूरी है, किसके लिए, एवरेज के लिए। मान लीजिए ओपनिंग है ही नहीं, सिर्फ क्लोजिंग है 50,000, तो सिर्फ 50 से डिवाइड कर देंगे, एवरेज नहीं होगा। एवरेज होने के लिए ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों का होना जरूरी है, याद रहेगा, सिंपल है। अगले चलिए, तो ये पहला फॉर्मूला था, ITR, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। इसी के साथ एक और लिख लीजिए इसका फॉर्मूला, एवरेज, ये किसी किसी बुक में होता है, डीके गोल में तो है, अब टीएस में नहीं, तो मैं रिस्क नहीं लूंगा, तो कर लीजिए, एवरेज एज ऑफ इन्वेंट्री। ये कितने दिन एवरेज दी, टाइम्स तो आपने निकाल दिया ऊपर के फॉर्मूले से, जो आपने निकाला उससे क्या आया, टाइम्स, 2 टाइम्स, 5 टाइम्स, 6 टाइम। अब पॉइंट इज दैट एवरेजली कितने दिनों बाद, दिन बाद या मंथ्स बाद आप अपना स्टॉक क्या करते हैं, चेंज, वो बताना है। तो फॉर्मूला बड़ा सिंपल है, डेज या मंथ इन अ ईयर, एक चीज लिखिएगा, दोनों तो नहीं आएंगे, डेज या मंथ, डेज होंगे तो 365, 365, लीप हुआ तो 366, और सम टाइम तो 360 भी बोलेगा, हम 360 तो वैसे भी आते, और जान के बोलेगा, वो कैलकुलेशन पर्पस, राउंड ऑफ आ जाएगा। 365 को 4 से डिवाइड करेंगे, पॉइंटों में आएगा, कहता मैं नहीं चाहता, तो आप 4 से 360 को डिवाइड कर दीजिए, मैं तो गलत आएगा, और यार हमें कौन सा एक्यूरेट चाहिए, हमें एस्टिमेट चाहिए कि 360 डिवाइड बाय 4, तो 90 डेज के बाद आपका स्टॉक क्या होता है, चेंज। एवरेज गारंटी नहीं दे रहा, एवरेज। तो डेज ऑफ मंथ इन अ ईयर डिवाइड बाय ITR, फुल फॉर्म इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। जो भी आपकी रेशियो आएगी उसको इससे डिवाइड कर दो, उतने दिन या मंथ आपके पास आ जाएंगे। डन हो गया।
जल्दी बोलिए। नेक्स्ट लिखिए, ट्रेड रिसीवेबल। इसका फायदा क्या होगा आप डेज रजे, कि आपको अपना दुकान पे स्टॉक कितने टाइम तक रखना चाहिए या कितने टाइम के बाद चेंज कर देना चाहिए। शेल्फ लाइफ होती है प्रोडक्ट की, 2 साल, 15 दिन, 10 दिन, हफ्ता। तो उसको अकॉर्डिंग आप स्टॉक परचेज करके लेकर आएंगे, कितने पीसेस बिकते हैं, कितने दिन रखूं कि खराब भी ना हो जाए। जैसे कि बेकरी में आ जाइए, सबसे बड़ा खतरा काम है। वहां तो हम कहते हैं कितनी चाहिए सर, डेली चाहिए, 365 टाइम्स चाहिए कि रोज का रोज पेस्ट्री या केक क्या हो, चेंज। अगर चेंज नहीं करते, अब 2 दिन पुराना केक बेचेंगे, कोई भी नहीं लेगा, किसी को कहेंगे तो वहां डेली चाहिए। तो ये जजमेंट के लिए, रेशियोज आर फॉर कंक्लूजन, फॉर रिजल्ट एनालिसिस, ट्रेंड एनालिसिस। कोई जजमेंट करने के लिए तो कैसे देखेंगे। और क्रिकेट में आपको दिखाते नहीं है वो कितने से कितने स्कोर हो गए, कितने हो गए, कितने पे इसके अभी तक के टोटल स्कोर है, सेंचुरी है, वो सारी चीज क्या है, रेशियो। सारे नंबर्स, नंबर्स का एनालिसिस तो रेशियो के थ्रू ही होगा। इतने परसेंट चांस है, इतने परसेंट चांस है, वो सारी चीजें वो रेशियो के ऊपर डिपेंड करती है। तो लिखिएगा ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, जिसको मैं शॉर्ट फॉर्म में क्या नाम देता हूं, टीआर। ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, बड़ा प्यारा फॉर्मूला इसका याद करने का तरीका। ट्रेड रिसीवेबल का मतलब क्या होता है, जल्दी बोलिएगा। डेटर्स प्लस क्या, एक्चुअली बीआर जो आज का नाम है, तो पुराना नाम इसका था डेटर टर्नओवर रेशियो। हमारे टाइम पे नाम था स्टॉक टर्नओवर रेशियो, फिर आया डेटा टर्नओवर रेशियो, डीटीआर, सीटीआर में ये बोलते थे वर्ड। अब नाम आ गया ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। पर बताइए डेटर बनते कैसे, ये तो कोई पर्सन डेटर कैसे बनता है। अगर हमने उसको कोई सामान बेचा होगा तो ट्रेडिंग करी होगी, तो सामान भी कौन सा बेचा होगा, जल्दी बोलिएगा, उधार पे। तो लिखिएगा फॉर्मूला क्या बना, अपने आप फॉर्मूला बनेगा सर आपका, नेट क्रेडिट सेल्स डिवाइड बाय एवरेज ट्रेड, क्या वर्ड है, रिसीवेबल, नेट क्रेडिट सेल। हाँ, इसका अच्छा नाम बोलना है तो मैं यही बॉक्स करके कर रहा हूं, टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। नेट क्रेडिट क्या, आरएफ, मतलब नेट क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, उधार चाहिए मुझे। और नेट का मतलब सेल्स रिटर्न माइनस करने के बाद, ये थोड़ा आपको याद रखना पड़ेगा। और डिवाइड बाय एवरेज, उसको तंग नहीं करेंगे, आप सिंपल अपनी भाषा में लिखते हैं। लिखिए टोटल सेल्स का मतलब क्या होता है हमेशा, देखिए कैश सेल्स प्लस क्या होता है, क्रेडिट सेल्स। शायद मैंने अभी स्टार्टिंग में बताया था, टोटल का मतलब कभी एक चीज का तो होता नहीं, हमेशा एक से ज्यादा। तो कैश प्लस क्रेडिट, और सम टाइम पंगे लेगा, टोटल सेल्स है 10 लाख, कैश है 2 लाख, तो क्रेडिट है 8 लाख। तो क्या खास बात है इसके अंदर, ये क्रेडिट इतनी है तो और अच्छी बात है। तो ये चीजें आपके काम आए, तो मैं चोज दिखाता जा रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल इक्वल्स टू, अब इसका फॉर्मूला ध्यान से देखना, बड़ी अच्छी एवरेज है इसकी। ओपनिंग डेटर प्लस क्लोजिंग डेटर प्लस ओपनिंग बी आर प्लस क्लोजिंग बी आर और डिवाइड बाय 2। अब चारों होंगे, ओपनिंग डेटर, क्लोजिंग डेटर, ओपनिंग बी आर, क्लोजिंग बी आर, देन डिवाइड बाय क्या होगा, 2। अदरवाइज डिवाइड बाय 2 नहीं होगा। और सुनिए बात, मान लो ओपनिंग डेटर भी है, क्लोजिंग डेटर भी है, ध्यान सुनना, सिर्फ ओपनिंग बी आर है, तो कैसे करेंगे। फिर ओपनिंग डेटर और क्लोजिंग डेटर को तो ऐड करके क्या कर लेंगे, एवरेज जो आ जाएगा उसमें ओपनिंग बी आर एज इट इज ऐड कर देंगे। मान लो ओपनिंग डेटर नहीं है, सिर्फ क्लोजिंग डेटर है, पर ओपनिंग बी आर और क्लोजिंग बी आर है, मतलब अगर सेट कंप्लीट है देन तो एवरेज हो जाएगा, अदरवाइज एवरेज नहीं होएगा। अब नया आंसर, ओपनिंग डेटर है, क्लोजिंग बी आर, कोई मैच नहीं करता, ओपनिंग डेटर, क्लोजिंग बी आर, एवरेज कोई नहीं होगा, चुपचाप दोनों ऐड हो जाएंगे और नीचे से डिवाइड हो जाएंगे। तो एवरेज करने के पीछे मोटिव ज्यादा चारों हो, या फिर एक सेट कंप्लीट हो ओपनिंग और क्लोजिंग का, उसकी एवरेज हो जाएगी, और वो दूसरा एज इट इज ऐड हो जाएगा। डन। अब इसी का अगला फॉर्मूला, एवरेज
कलेक्शन पीरियड, एवरेज कलेक्शन पीरियड। और वहां पे एवरेज एज ऑफ इन्वेंट्री था, यहाँ पे एवरेज कलेक्शन है कि लोग कितने दिनों बाद हमें पैसा देते हैं। और टाइम्स तो आई कि आगे 6 बार पैसे आते हैं, पर ये नहीं पता कितने दिनों बाद आते हैं। फॉर्मूला सेम है, कोई ज्यादा मैंने खास नहीं करा। डेज या क्या मंथ इन अ क्या ईयर डिवाइड बाय टीआर, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। फास्ट लिखिएगा। इसका थर्ड पार्ट लिखिएगा, ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो, ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो, जिसको आप लिख सकते हैं TPTR, ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो। अब इसका फॉर्मूला बनाना कुछ खास बात नहीं है। नेट क्रेडिट, अब ट्रेड पेबल का मतलब क्या होता है जल्दी बोलिएगा। ट्रेड पेबल का मतलब क्या था? क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स प्लस क्या था? बीपी। अब क्रेडिटर्स कैसे बनेंगे? अगर हम किसी से उधार पे माल खरीदेंगे तो नेट क्रेडिट परचेजेस, और परचेज का नाम परचेजेस ही है, नेट क्रेडिट परचेजेस डिवाइड बाय एवरेज ट्रेड पेबल्स। डन, जल्दी प्लीज। और नीचे कुछ किंतु परंतु नहीं है फालतू, आप सीधा लिख सकते हैं टोटल परचेजेस इक्वल्स टू कैश परचेजेस प्लस क्रेडिट परचेजेस, कैश परचेजेस प्लस क्रेडिट परचेजेस। डन, वही तरीका काम आ जाएगा। और एवरेज टीपी का फॉर्मूला भी आप फिट कर सकते हैं फटाफट, एवरेज ट्रेड पेबल्स, फटाफट लिखिएगा। आप साफ साफ लिख सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, ओपनिंग क्रेडिटर प्लस क्लोजिंग क्रेडिटर प्लस ओपनिंग बीपी प्लस क्या क्लोजिंग बीपी और डिवाइड बाय 2। कंसेप्ट वही है जी, चारों होंगे तो एवरेज हो जाएगा, दो का सेट हुआ तो उनकी एवरेज हो जाएगी, तीसरा एज इट इज ऐड हो जाएगा। और अगला फॉर्मूला जो इसके साथ चलता है, एवरेज पेमेंट, एवरेज पेमेंट पीरियड, APP जो आप बोल देते हैं, फॉर्मूला सेम है जी, डेज या क्या था मंथ्स इन अ ईयर डिवाइड बाय TPTR, ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो। जो आंसर आएगा ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो। डन हो गया। और इसी रेशियो का लास्ट पार्ट है, मैं टर्नओवर के 4 पार्ट थे, वर्किंग कैपिटल, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, जिसको आप ब्रैकेट में लिख सकते हैं WCTR, WCTR शॉर्ट फॉर्म बहुत जरूरी है। वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, इसका फॉर्मूला है नेट सेल्स डिवाइड बाय वर्किंग कैपिटल, नेट सेल्स डिवाइड बाय वर्किंग कैपिटल। हाँ, मैं एक चीज बोल सकता हूं, अगर नेट सेल ना दी हुई क्वेश्चन में, देन यू कैन यूज द वर्ड कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, ये यूज कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं। और सेल्स का नाम फिर वही नेट RFO, कॉस्ट ऑफ RFO, एक ही बात है। और वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला आप बेटर जानते हैं, दोबारा लिख देते हैं, वर्किंग कैपिटल इक्वल्स टू करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज।
ये आपको पता होना चाहिए। वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला सी ए माइनस सी एल, सी ए माइनस सी एल। और सेल्स मैं नेट बोल रहा हूं तो बोला टोटल, मैंने क्रेडिट नहीं बोला। नेट सेल्स मतलब टोटल। हाँ, नेट का मतलब क्या होता है, बस रिटर्न्स लेस करी जाएंगे। जहां भी नेट वर्ड आ रहा है मतलब वहां पे क्या होगा, रिटर्न्स। परचेज टर्न परचेज में से, सेल्स टर्न सेल में से। तो ये टर्नओवर के चार पार्ट थे, सॉल्वेंसी के भी चार पार्ट थे, लिक्विडिटी के दो पार्ट थे। जो इस बार सिलेबस में 3 रेशो नहीं ऐड हुई है वो मैं अलग से करवाऊंगा, क्योंकि वो बुक में भी अभी ऐड होनी है, उसके फॉर्मुलाज तो हमारे पास आ गए हैं। तो उसके क्वेश्चन बैंक हमें अलग से ढूंढना पड़ेगा, बुक में पहले था ही नहीं, बुक्स पहले प्रिंट हो गई। बस में सी वैसी अमेंडमेंट कर दी कि फिक्स एसेट टर्नओवर रेशो, ईपीएस अर्निंग प्राइस रेशो, ये नहीं डाल दी एक दो रेशो बीच में, तो घबराने की बात नहीं, उसको अपन लास्ट में कवर करेंगे। पहले जो पुराना है डिट्टो सेम वही लेक्चर आपको डिलीवर करा जा रहा है, उसमें कोई फर्क नहीं रखे। डन। अब इसका टाइम लेते हुए फटाफट लास्ट हेडिंग आप मेरे साथ दीजिए इन कैपिटल, 4 नंबर प्रॉफिटेबिलिटी। रजिस्टर का हेडिंग नहीं है, अगला हेडिंग है प्रॉफिटेबिलिटी। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज, आप यहाँ पे ऐसे लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज बस आ दीजिए फटाफट करने का। आज ये राइटिंग पार्ट कंप्लीट हो जाए तो हम नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन बैंक कर पाएंगे तभी जाके। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज, इसका ए पार्ट लिख लीजिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, जिसको आप शॉर्ट फॉर्म में क्या नाम देते हैं, जीपी रेशियो। क्या नाम देते हैं, जीपी रेशियो। तो फॉर्मूला बड़े ज्यादा सिंपल है ये, ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइड बाय नेट सेल्स इनटू 100। कुछ चीजें हम कॉमन मिलेंगी, इनटू 100 और डिवाइड बाय नेट सेल्स। और जहां प्रॉफिटेबिलिटी लिखा है वहां ब्रैकेट में लिख दो, इसके सारे आंसर किसमें आएंगे, परसेंटेज। सारे परसेंटेज में 20, 15, 10, 15%। ओके। तो जीपी डिवाइड बाय क्या, नेट सेल्स। और फिर वही लड़ाई, हम जीपी कैसे निकालेंगे, वैसे पीछे बात हो गई थी पर दोबारा लिख देता हूं। जीपी निकालने का तरीका, नेट सेल्स माइनस क्या कर दो, कॉग्स। सिंपल तरीका, +1 से कर रहे हैं। नेट सेल्स माइनस कॉग्स। और फिर मैं कह रहा हूं घबराइए नहीं, मैं पुराने नाम यूज कर रहा हूं, हमने नहीं कर लेना, जब कराऊंगा प्रैक्टिस बुक से नहीं आएंगे। नेट आरएफओ माइनस कॉस्ट ऑफ आरएफओ, तो एक ही बात है यार, सेल की जगह आरएफओ बढ़ा बस, जीपी बढ़ा जाएगा। और नीचे नेट सेल्स का मतलब बताया था, लिख लो दोबारा फिर कहीं बच्चों को डाउट आ जाए। नेट सेल्स का मतलब होता है टोटल सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न, बस। ये नेट सेल्स का फॉर्मूला, जो बार बार सोचिए, जरूरत तो बताई नहीं आपने कि नेट सेल्स क्या होता है, टोटल सेल्स माइनस रिटर्न्स। डन हो गया, दिस इज द जीपी रेशियो। डन। अब इसका बी पार्ट, ऑपरेटिंग रेशियो। क्या नाम है, ऑपरेटिंग रेशियो। फॉर्मूला लिखिए जल्दी ऑपरेटिंग रेशियो का, सुनिएगा। कॉग्स प्लस, कॉग्स प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस डिवाइड बाय नीचे क्या आएगा, सेल्स। नीचे सेल्स ही है। एवरी परसेंटेज ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी इज डिपेंड ऑन सेल्स। कॉग्स है जी, 100 तो होना ही है जी, परसेंटेज तभी आएगा। हो रहा लास्ट में इंटू 100 हो रहा, इंटू 100। डन। कॉग्स पता था सर, अभी तो आया, चलो सेल में से कॉग्स माइनस कर देते, जीपी आया था, सेल में से जीपी माइनस करेंगे तो कॉग्स, वो तो इंटरचेंज करते नहीं आप, एसपी इज इक्वल टू एपी माइनस एनपी, जैसे मर्जी घुमाई जाए, ठीक हो गया। और ऑपरेटिंग एक्सपेंस की यहाँ लिस्ट लिख लीजिए। ऑपरेटिंग एक्सपेंस का मतलब क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय ऑपरेटिंग एक्सपेंस। ओनली 4 नेम्स हैं, फटाफट लिखिएगा। ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन, ऑफिस एंड क्या, एडमिनिस्ट्रेशन। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन, डेप्रिसिएशन एंड क्या, अमोर्टाइजेशन। द लास्ट वर्ड, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस।
ये 4 नेम्स है जी ऑपरेटिंग एक्सपेंस के। एक्चुअली नए नाम हैं जो आपके कंपनी एक्ट में आए। ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। तीस फोर्थ वन एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस। दिस इज द ऑपरेटिंग रेशियो। अब इसी का सी पार्ट, इसी का सी पार्ट फटाफट लिखिएगा। ऑपरेटिंग अमोर्टाइजेशन जी, मतलब राइट ऑफ करना जी। इंटेंजिबल एसेट जैसे उसको हम राइट ऑफ करते हैं, उसको डेप्रिसिएशन नहीं बोलते। पेटेंट्स, गुडविल, कॉपीराइट पे उसको अमोर्टाइज बोलते हैं, अमोर्टाइज। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मिक्स ना करना, वो ऑपरेटिंग रेशियो थी, ऑपरेटिंग प्रॉफिट है। तो फॉर्मूला पहले लिख लीजिए, जो चीज आसान है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन, नीचे क्या आएगा, नेट सेल्स इनटू क्या आएगा, 100। आपको सर 100 भी क्लियर है, नेट सेल्स भी क्लियर है, बस ये बताइए व्हाट डू मीन बाय क्या, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। लिखिए फॉर्मूला ऑपरेटिंग प्रॉफिट का। ग्रॉस प्रॉफिट, मैं कहा हाँ जी ग्रॉस प्रॉफिट तो आ गया था, वो तो सेंटर की। ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट की सेंटर की आइटम है ऑपरेटिंग प्रॉफिट, कभी डाउट आ जाए तो। ग्रॉस प्रॉफिट माइनस, यार खर्चे माइनस नहीं करी, माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जो अभी लिखा है ऊपर, ये माइनस करेंगे, प्लस एक नई चीज आएगी साथ में, प्लस ऑपरेटिंग इनकम्स। बिजनेस ने कुछ ऑपरेटिंग इनकम्स के नाम भी दिए। ऑपरेटिंग खर्चे तो वही, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, डेप्रिसिएशन, अमोर्टाइजेशन, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस। अब बच्चा कहता है फिर ऑपरेटिंग इनकम क्या चीज है, सिर्फ 2 नाम है हमारी बुक में, इससे ऊपर बुक्स ने अभी नाम इसका अनाउंस नहीं किया। सिर्फ 2 इनकम्स को ये क्या मानते हैं, ऑपरेटिंग इनकम लिख लीजिए। ट्रेडिंग कमीशन, अकेला वर्ड कमीशन नहीं बोल रहा, क्या बोल रहा हूं, ट्रेडिंग कमीशन, जो बिजनेस से कमीशन आएगी, ट्रेडिंग कमीशन, कॉमा, अगला वर्ड है डिस्काउंट रिसीव्ड। क्या वर्ड है, डिस्काउंट रिसीव्ड। ओनली 2 इनकम्स आर देयर जो आपने ऐड करनी है फॉर कैलकुलेटिंग द ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, और कोई इनकम नहीं है, खर्चे वही 4 है। और एक खास बात, पेपर में एमसीक्यू टाइप आ जाता है कई बार, ऑपरेटिंग रेशियो कंपनी की 80% है, ऑपरेटिंग रेशियो बी वाली 80% है, तो बताइए ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना होगा, इट्स 20%। बिकॉज इन दोनों का सम मिला के कितना होता है, 100। एक बिजनेस में जान के बोलेगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट 22% है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट 22% है, तो ऑपरेटिंग रेशियो कितना होगा, 78। 100 में से अगर 22% आप कमाते हैं तो 78 आप क्या करते हैं, खर्चे करते हैं, सिंपल। तो ये काम आ सकता है आपके। नेक्स्ट इसका डी पार्ट, इसका डी पार्ट, नेट प्रॉफिट रेशियो, फटाफट फॉर्मूला लिखिएगा। नेट प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स इनटू 100। और यहां फॉर्मूला नेट प्रॉफिट का मतलब किससे है, वैसे तो आप लास्ट में निकाल सकते हैं जो आएगा, पर हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट से कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि अभी आपने बीच का स्टेप क्या निकाला था, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट में से माइनस करेंगे जशन नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। तो बिजनेस में 2 तरह के शिवांश खर्चे होते हैं, ऑपरेटिंग और नॉन ऑपरेटिंग। तो इट्स नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, प्लस करेंगे नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स, और लास्ट माइनस करेंगे प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स, प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स। बिकॉज जो एनपी हमें चाहिए +1 में तो जैसा कि हम निकाल लिया था, अब यहाँ पे जो एनपी चाहिए वो क्या चाहिए, आफ्टर टैक्स चाहिए। तो लिख सकते हैं आप लोग फॉर्मूला में भी, एनपी आफ्टर क्या चाहिए मुझे, टैक्स चाहिए, जिसको एक वर्ड बोलते हैं अपने कंपनीज में पैट, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। बिजनेस में बात है पीबीटी, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, बोलते हैं ईबीआईटी, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, या ईबीटी अर्निंग बिफोर टैक्स, फिर ईएटी अर्निंग आफ्टर टैक्स। ये बिजनेस स्टडी की टर्म्स है फाइनेंशियल मार्केट्स के, आपके वहां पे भी चलता है ये पता होना चाहिए। तो ये है नेट प्रॉफिट का पूरा गेम। एंड द लास्ट रेशियो
इसका जितने आपकी अभी तक की रेशियोज थी मेरी पुरानी +2 की सारी कवर्ड हो जाएंगी, एक्सेप्ट 3 रेशियो जो नई आई हैं, 3 या 2, वो आपकी पेंडिंग रह जाएंगी और नेक्स्ट क्लास में आते ही करवा के और इसका लिसनिंग पार्ट पहले करके फिर आप क्वेश्चन बैंक पे स्टार्ट करेंगे। डन हो गया? तो लास्ट रेशियो लिख के फिनिश करिए, अपने फ्री करिए। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, क्या नाम है? रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। और हाँ जी, इसको बोलते हैं बहुत लोग इस नाम से ही पुकारते हैं, ROI। रिटर्न, ये वहां पे भी है सेम, ROI, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। इसका और नाम बोला जाता है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, ये वर्ड यहाँ चलता है, रिटर्न ऑन क्या? कैपिटल एम्प्लॉयड। और सम लोग कैपिटल एम्प्लॉयड की जगह वर्ड लिखते हैं इन्वेस्टेड, ये भी ठीक है, ये कंफ्यूज हो जाओ। और इसको तभी शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं जशन, ROCE, ये भी सुनने को मिलेगा, ROCE, इसी का नाम है सर, इसी का नाम है। और इसका फॉर्मूला क्या है, बड़े ध्यान से सुनिएगा, जो आपने इंटरेस्ट कवरेज में नहीं पढ़ा था, नेट प्रॉफिट चाहिए बिफोर, नेट प्रॉफिट चाहिए बिफोर इंटरेस्ट, कॉमा टैक्स एंड डिविडेंड, यहाँ पे डिविडेंड भी साथ देगा। नेट प्रॉफिट चाहिए, मतलब कुछ भी आइटम्स ऐसी माइनस करी नहीं होनी चाहिए। नेट प्रॉफिट चाहिए, डिवाइड करिए इंटू, बल्कि वहां मेरे पास स्पेस नहीं बची तो आप इंटू 100 में इधर लिख दूं, इंटू 100 तो है ही है, ठीक है। और डिवाइड बाय आप किससे करेंगे? कैपिटल एम्प्लॉयड से, डिवाइड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड। ऊपर वाले को तो मैं क्या एक्सप्लेन करूंगा, बस एक बता सकता हूं, कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होता है। कैपिटल एम्प्लॉयड का मीनिंग क्या है, तो आप लिख सकते हैं, सिंपल भाषा में पूछेंगे तो डेट प्लस इक्विटी, सिंपल भाषा में पूछेंगे तो डेट प्लस इक्विटी। आपके अकॉर्डिंग डीप चले जाएं तो डेट का मतलब आप बोल सकते हैं NCL, अब तो याद है आपको, नॉन करंट लाइबिलिटी। और इक्विटी का मतलब क्या था, पहला हेड जिसका नाम क्या था, शेयर होल्डर फंड्स। कभी दायरा छोटा मत समझिएगा, इट्स अ शेयर होल्डर फंड्स। डन हुआ? तो दीज आर द फॉर्मूलाज ऑफ रेशो चैप्टर, जो मैंने आपको रिटर्न पार्ट कंप्लीट कराना था आपकी कॉपी पे, और मैंने मैक्स टू मैक्स लिखवाया आपको, कम नहीं, क्योंकि पेपर में फिर ये नहीं होगा आपको बुक उठानी पड़ जाए, कोई दिक्कत आ जाए, वो नहीं आप चाहते। 2 मिनट लीजिए, 1 मिनट ब्रेक लेके आराम से इसको देखिए, हमने क्या क्या फॉर्मूलाज लिखे, मेरे पास भी सेव है ये, मैं ये भी शेयर कर दूंगा ग्रुप में आपको आराम से देखने के लिए साफ साफ। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, और आपने अगली क्लास में फ्राइडे आते वक्त ये पढ़कर आना। अगर आप मेरी लेक्चर समझो मेरी बात को, फ्राइडे मैंने क्वेश्चन बैंक शुरू कर देना है, ठीक है। संडे भी इस पे स्पेशल क्लास रखूंगा। अगला वीक 3 लेक्चर में आपका कैश फ्लो काफी स्ट्रांग हो जाएगा, मैं फर्स्ट डे काफी कोशिश करूंगा उसको बेस बनाने की, वही हफ्ते सही हफ्ता लग जाएगा अपना, ठीक है। 13 का आई थिंक संडे आने वाला है, 20 का कमिंग संडे आएगा, उसके बाद जाके 20 नवंबर तक मेरी तरफ से आपका एक बार सिलेबस क्या हो जाएगा, फिनिश विद इंक्लूडिंग बी एंड सी बुक, ये भी हो जाएगा। पहली पहले हो रखी है, रिकॉर्ड भी हो रखी है, सारे ऐप पे लेक्चर चले गए। फिर जो एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करनी हुआ करेगी वो हमारी चलती जाया करेगी। और मेन आपके टेस्ट स्टार्ट हो जाएंगे चैप्टर वाइज, जैसे डिवेंचर का, कभी रेशियो का, कभी कैश फ्लो का, कभी डिमिशन का, कभी रिटायरमेंट का, कभी छोटे क्वेश्चन, कभी बड़े क्वेश्चन, वो आपको शेड्यूल बना के दिया जाएगा, रिटर्न शेड्यूल बना के दिया जाएगा, नॉट पहले की तरह कि आप टाइम पे जाके बना रहे हैं 1 महीना पहले, पहले रिटर्न कि इस दिन आपका टेस्ट है, जितने बजे टेस्ट है उतने बजे आपने देना है, अपने काम आगे पीछे करिए, लेट करिए, पर अब सिलेबस से कोई कॉम्प्रोमाइज, जितना टाइम रहेगा, ठीक है। 2 मिनट बैठ के फटाफट इसको रिवाइज कीजिए। हमने लिक्विडिटी के कितने पार्ट पढ़े, जल्दी बोलिए, लिक्विडिटी के कितने पार्ट थे, 2, अपना सॉल्वेंसी के 4, टर्नओवर के 4, और अपना प्रॉफिटेबिलिटी के 5। तो ये रेशियोज अभी तक जो आपने लिखाई, 2, 4, 6, 10 और 15, ये रेशियोज हैं। 3 अभी स्टिल पेंडिंग है, नाम बड़ी सिंपल है, फिक्स्ड एसेट टर्नओवर, तो नेट सेल्स डिवाइड बाय फिक्स्ड एसेट, सिंपल है। प्राइस अर्निंग रेशियो, फिर प्राइस अपॉन अर्निंग्स, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है करने में, बट अभी नहीं, कल पहले हम भी सर्टन हो जाएं वो कौन कौन सी हैं। उसके क्वेश्चन बैंक अभी किसी के पास नहीं, वैसे मार्केट में आ गए हो तो डिफरेंट है, बुक में कहीं नहीं है,
किसी बुक में नहीं है। तो फटाफट इसको आप देखिए, कोई डाउट है तो हम उससे पूछिए। तो लिक्विडिटी के कितने पार्ट है जी? दो, करंट रेशियो और क्विक रेशियो। सोचा करो, करंट रेशियो का फॉर्मूला सी अपॉन सी एल, लिक्विड रेशियो का या क्विक रेशियो का फॉर्मूला एल ए अपॉन सी एल। एल ए मतलब लिक्विड एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। पहले वाले का थंब रूल 2:1, दूसरे का थंब रूल 1:1। लिक्विड करंट रेशियो के नाम कैश, बैंक, मार्केटेबल सिक्योरिटी, इन्वेंट्री, डेटर, बीआर, प्रीपेड, कोई एंट्री, प्रीपेड, एक्रूड इनकम, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। करंट लायबिलिटी के नाम बैंकोडी, क्रेडिटर का डेटर, बीपी, आउटस्टैंडिंग एडवांस इनकम, प्रोविजन फॉर टैक्स, अनक्लेम डिविडेंड, शॉर्ट टर्म लोन्स। ठीक। क्विक एसेट में, करंट एसेट में इन्वेंट्री और प्रीपेड माइनस कर दो तो क्विक एसेट आ जाएगा। हाँ, इन्वेंट्री जहां भी आप काउंट कर रहे हैं वहां एक्सेप्ट क्या है, लूज टूल्स। डेटर जहां भी आप ऐड कर रहे हैं यहाँ पे तो क्या चाहिए हमें, नेट, मतलब माइनस पीडीडी। डेटर नेट कैसे होंगे, माइनस पीडीडी, याद है आपको। वर्किंग कैपिटल मतलब सीए माइनस सीएल। सॉल्वेंसी, जो सॉल्वेंट पोजीशन चेक करती है आपकी लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल पोजीशन। तो नंबर 1 डेट इक्विटी, डेट अपॉन इक्विटी। टोटल एसेट टू डेट, टोटल एसेट अपॉन डेट। प्रोप्राइटरी ओनर कौन होगा, इक्विटी अपॉन टोटल एसेट्स। इंटरेस्ट कवरेज, इंटरेस्ट कहां से कवर होगा, प्रॉफिट से, तो एनपी चाहिए। और कवर करना है देन देयर मस्ट बी बिफोर, तो बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइड बाय फिक्स्ड इंटरेस्ट चार्जेस, आंसर आएगा इन टाइम्स। अब डेट का मतलब, मतलब डेट का मतलब लॉन्ग टर्म डेट, डेट का मतलब लॉन्ग टर्म डेट, नॉन करंट लायबिलिटी। और टोटल डेट अलग चीज है, टोटल मतलब लॉन्ग प्लस शॉर्ट। अब डेट का मतलब डिवेंचर्स, डेट का मतलब लोन्स, लोन फ्रॉम मॉर्गेज, लोन फ्रॉम बैंक, लोन फ्रॉम एफआई, और अनसिक्योर्ड लोन या पब्लिक डिपॉजिट्स, सब एक ही बात है। इक्विटी का मतलब नेटवर्थ, शेयर होल्डर फंड्स, प्रोप्राइटर फंड्स, एक ही बात है। शेयर कैपिटल एंड रिजर्व एंड सरप्लस, रिजर्व्स ऑल, सरप्लस अकोमुलेटेड प्रॉफिट्स। शेयर कैपिटल दो प्रकार की, इक्विटी और प्रेफरेंस। माइनस तीन चीजें अगर जरूरत पड़ी, शेयर इश्यू एक्सपेंस, अंडरराइटिंग कमीशन, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस। एसेट अप्रोच से चलेंगे तो आपके पास एनसीए प्लस सीए। एनसीए दो प्रकार का, एफए और एनसीआई। एफए का दूसरा नाम पीपीई, और पीपी दो प्रकार के, टीए और आईटीए, टेंजिबल और इंटेंजिबल। लाइबिलिटी अप्रोच इस सस्ते से आ जाइए, समटाइम ये सस्ता बंद होता है। तो शेयर होल्डर फंड्स प्लस डेट वही एनसीएल प्लस सीएल, और एनसीएल को कुछ बच्चे बोलते हैं प्लस एलटीबी प्लस एलटीपी, लॉन्ग टर्म बोरिंग, लॉन्ग टर्म प्रोविजन। करंट लायबिलिटी में चार चीजें आती हैं वैसे, एसटीबी शॉर्ट टर्म बोरिंग, बैंकोडी, ट्रेड पेबल, क्रेडिटर बीपी, अदर करंट लायबिलिटी आउटस्टैंडिंग और एडवांस, और शॉर्ट टर्म प्रोविजन, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन। डन। ये बैलेंस शीट अप्रोच होगी, काम आएगी। टर्नओवर में, टर्नओवर चेंज, आंसर इसमें आएंगे सारे टाइम्स, टाइम्स में। तो पहला इन्वेंट्री स्टॉक चेंज, तो कॉस्ट, कॉग्स या कॉस्ट डिवाइड बाय एवरेज स्टॉक। एवरेज स्टॉक सिंपल, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2। इफ देयर इज नो ओपनिंग नो क्लोजिंग, एक मिस है, देन देयर इज नो एवरेज, देन डिवाइड बाय दैट अमाउंट, ओनली अमाउंट से करिए। कॉस्ट निकालने का तरीका, सो सिंपल फॉर्मूला, नेट सेल माइनस जीपी। सेल्स और कॉग्स में सिर्फ जीपी का अंतर है, सेल्स और कॉग्स में सिर्फ जीपी का अंतर है, वो मेंशन कर दीजिए। नेक्स्ट पॉइंट, कॉग्स निकालने का बड़ा फॉर्मूला, ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। एवरेज एज तो कितने दिन बाद, तो डेज या मंथ डिवाइड बाय आईटीआर। ट्रेड रिसीवेबल, डेटर कैसे बनेंगे, डेटर कैसे बनेंगे अगर हम सामान बेचेंगे, वो भी किस पे, उधार पे। नेट क्रेडिट सेल्स अपने फॉर्मूला बनता है, डिवाइड बाय एवरेज टीआर। एवरेज टीआर मतलब ओपनिंग डेटर, क्लोजिंग डेटर, ओपनिंग बीआर, क्लोजिंग बीआर डिवाइड बाय 2। एक भी मिस हुआ एवरेज नहीं होगी। हाँ, जो सेट कंप्लीट है, मतलब ओपनिंग एंड क्लोजिंग डेटर है, देन दोनों की एवरेज कर लीजिए, तीसरा एज इट इज ऐड कर लीजिए। और सेल्स बता दी थी, टोटल सेल होती है कैश प्लस क्रेडिट, वो आप घुमा लीजिएगा जैसे घुमाना हुआ। टीपीटीआर, अब ट्रेड पेबल कैसे बनेंगे, नेट क्रेडिट परचेज करेंगे जब उधार पे माल खरीदेंगे, और यहाँ नेट का मतलब है लेस रिटर्न्स, कोई डेप्रिसिएशन नहीं, लेस रिटर्न्स डिवाइड बाय एवरेज टीपी। और आप एवरेज टीपी कैसे, ओपनिंग क्रेडिटर, क्लोजिंग क्रेडिटर, ओपनिंग बीपी, क्लोजिंग बीपी डिवाइड बाय 2। एपी एवरेज पेमेंट पीरियड, तो डेज या मंथ डिवाइड बाय टीपीटीआर। वर्किंग कैपिटल, नाम इतना प्यारा है, नेट सेल डिवाइड बाय वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल सीए माइनस सीएल, और नेट सेल ना दिया हुआ तो कॉस्ट डिवाइड बाय वर्किंग कैपिटल। प्रॉफिटेबिलिटी में पहला कौन, जीपी, जीपी अपॉन सेल्स इनटू 100, जीपी अपॉन सेल्स इनटू 100। जीपी निकालने का तरीका, नेट सेल माइनस कॉस्ट,
नेट सेल माइनस कॉग्स, ऑपरेटिंग रेशियो कॉग्स प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस डिवाइड बाय नेट सेल्स इनटू 100। कॉग्स आपको पता है ऑपरेटिंग एक्सपेंस 4 है, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस। ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइड बाय नेट सेल्स इनटू 100। ऑपरेटिंग प्रॉफिट का फॉर्मूला जीपी आ गया था, माइनस ऑपरेटिंग खर्चे प्लस ऑपरेटिंग इनकम। ऑपरेटिंग इनकम सिर्फ दो है, ट्रेडिंग कमीशन, डिस्काउंट रिसीव। नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट चाहिए आफ्टर टैक्स डिवाइड बाय नेट सेल्स इनटू 100, सारे आंसर परसेंटेज में आएंगे। एनपी निकालने के लिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ गया था, माइनस नॉन ऑपरेटिंग खर्चे प्लस नॉन ऑपरेटिंग इनकम माइनस प्रोविजन फॉर टैक्स, लास्ट आ गया आरओआई, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। एनपी चाहिए बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एंड डिविडेंड, वो भी वैसे कभी आता नहीं पेपर में, डिविडेंड इतना ही आएगा, डिवाइड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100। कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब डेट प्लस जो आप स्टार्टिंग में पढ़े थे। डाउट क्लियर होगा? मेरे तरफ से आज का लेक्चर पूरा 101% अपना कंप्लीट है। कोई आपके तरफ पे डाउट हुआ तो अगली क्लास में लिया जाएगा, अदरवाइज पहले जो 3 अपनी रेशियोज पेंडिंग है वो कंप्लीट करेंगे, फिर आगे सीधा क्वेश्चन बैंक मेरी तरफ से शायद पीडीएफ आपको रेडी मिले, वरना फिर हम बुक आपको लिखूंगा मैसेज में, वो आपके पास होनी चाहिए। देन जैसे भी करके लेकर आइए, चाहे डीके है उसको वापस करिए, टीएस है टीएस लेकर आइए, जैसा भी करके बुक आपके पास होनी चाहिए। डन? ठीक है सर, थैंक यू, टेक केयर।